हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं, बहुत कमेंट आ रहे हैं कैलकुलस को लेकर कि कैलकुलस किस तरीके से करें, कैलकुलस में कुछ दिक्कत आ रही है, कुछ कैलकुलस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दें जो कि एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम वही सब डिस्कस करेंगे। पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि कैलकुलस आपको कैसे करना चाहिए, कि आपकी अप्रोच होनी चाहिए ताकि आप एग्जाम के अंदर हर एक क्वेश्चन कर सकें। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी डिस्कस करेंगे, जिसमें से हम मान के चलते हैं कि लगभग लगभग क्वेश्चन पिछले साल भी आते रहे और इस साल भी पूरी पूरी उम्मीद है कि वहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। तो जब हम कैलकुलस करते हैं तो सबसे पहली चीज़ हमें क्या करनी है, हमें जो बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट का स्टार्ट होता है डिफ्रेंशिएशन से। अगर आप डिफ्रेंशिएशन को लाइटली ले दें तो फिर आगे आपको प्रॉब्लम आनी ही आनी है। अब बहुत से स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि डिफ्रेंशिएशन से डायरेक्ट क्वेश्चन तो आता नहीं है। ठीक है, एक दो बार कभी मतलब आया है क्वेश्चन, अभी तक दो तीन क्वेश्चन डिफरेंशिएशन के डायरेक्टली आए हैं। तो ऐसा नहीं है कि भाई बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं आते हैं। क्लास 11th में डिफरेंशिएशन शायद आपने ढंग से पढ़ी नहीं है। ठीक है, लेकिन एक तो पहली बात तो ये है कि इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, पॉसिबिलिटी है, ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकता। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। और वैसे भी जब आप कैलकुलस को अप्रोच करते हैं, कैलकुलस को प्रैक्टिस करते हैं, तो ये आपका बिल्कुल स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहली चीज़ आपको यही करनी चाहिए। अगर अभी तक भी किसी ने नहीं करा है और वो करना चाहता है, बाकी सिलेबस अगर आपका हो गया है तो आप कैलकुलस पे मेहनत करो। ठीक है, लेकिन अगर बाकी सिलेबस भी नहीं हुआ है तो कैलकुलस में सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें करना, जो मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूँ कि क्या क्या आपको कर लेना चाहिए। तो अगर आप पूरे फुल के फुल मार्क्स यानी 15 मार्क्स के लिए इसमें जाना चाहते हो, तो आपको इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि डिफ्रेंशिएशन आपका स्ट्रॉन्ग हो। हर एक डेरिवेटिव आपको टिप्स पर याद होगी, इसका डेरिवेटिव ये होता है, इस तरीके से इसका डेरिवेटिव किया जाएगा। ठीक है, अगर आपका ये स्ट्रॉन्ग होता है तो उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है आपके पास, वो आता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है, जिसको हम एओडी भी बोलते हैं। अब इसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स हैं, एक तो रेट ऑफ चेंज है, रेट ऑफ चेंज। दूसरा टेंजेंट नॉर्मल। उसके बाद फिर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक है इसमें मैक्सिमा एंड मिनिमा। और फिर इसके बाद एक टॉपिक आएगा इसमें जिसमें कॉस्ट फंक्शन होते हैं, कॉस्ट, रेवेन्यू और प्रॉफिट फंक्शन। ठीक है, अगर आपका देखो डिफरेंशिएशन अगर स्ट्रॉन्ग है तो इन चैप्टर्स में से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। हाँ, इसमें से आप ये कर सकते हो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पर हम साथ साथ डिस्कस करते चलते हैं। अभी तक जो पीछे एग्जाम हुए हैं उसमें से मैक्सिमम टाइम क्वेश्चंस आपको इन तीन टॉपिक्स में से मिले हैं। ठीक है, इसमें से प्रैक्टिस आप करो, लेकिन कुछ ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस यहाँ से करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आप थोड़े इजी टाइप क्वेश्चंस ले सकते हो और यहाँ से भी थोड़े इजी टाइप क्वेश्चंस ले सकते हो। मतलब इसके लिए आपको ज़्यादा, मेरे ख्याल से ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है अभी तक जो पीछे जिस तरह के क्वेश्चन एग्जाम्स में आए। ठीक है, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आए कि रेट ऑफ चेंज का क्वेश्चन भी बहुत सिंपल आया, एक ही क्वेश्चन अभी तक आया जितने भी एग्जाम हुए हैं। और टेंजेंट नॉर्मल के क्वेश्चन दो तीन क्वेश्चन आए हैं, लेकिन उसमें अंदर ज़्यादातर में क्या पूछा गया आपसे कि स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या है, पर्टिकुलर पॉइंट दिया गया, मतलब कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं दिए गए। ठीक है, ठीक ठाक क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। तो इसके लिए आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इजी इजी क्वेश्चंस कर लीजिए, इनफ है। उसके बाद जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में भी आप टारगेट करो उन क्वेश्चंस को जिसमें आपको इंटरवल्स फाइंड करने होते हैं। ठीक है, इंटरवल्स इसमें फाइंड करने वाले क्वेश्चंस होते हैं। इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं जिसमें आपको एक पर्टिकुलर फंक्शन दे देंगे और उसका आपको डेरिवेटिव करके क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, फिर इंटरवल्स निकालने की कहाँ पर वो डिक्रीजिंग है, कहाँ पर वो इंक्रीजिंग है। ठीक है, जो आपको मेहनत करनी है इसके अंदर एओडी के अंदर, वो करनी है मैक्सिमम मिनिमम में। तो सबसे ज़्यादा इसमें से टाइम टेकिंग यही वाला टॉपिक है। और इसमें से एक 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, मतलब केस स्टडी भी बन सकती है और उसमें जो प्रॉपर क्वेश्चन है वो भी आ सकता है। ठीक है, जो 5 नंबर का क्वेश्चन है वो भी आ सकता है।
तो इसके लिए थोड़ा ज़्यादा मेहनत करो। अब इसमें आपको कैसे करना चाहिए, देखिए जो सारी वीडियोस अवेलेबल हैं ये आपके पास यूट्यूब पर, तो आप एक टॉपिक मतलब जो भी इसकी एक्सरसाइज है वो उठा के चलो, इसकी स्टेटमेंट को थोड़ा ध्यान से पढ़ो, थोड़ा धीरे धीरे पढ़ो उसकी स्टेटमेंट को पढ़कर खुद बनाने की कोशिश करो। स्टार्टिंग की अगर आपने यहाँ पर जो फंक्शन है वो बना लिया, उसके बाद इसमें फिर आगे वही सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज़ करके लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा ये आपको फाइंड करना होता है। लेकिन जो स्टार्टिंग का फेज है इसका वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कि वो आप किस तरीके से हैंडल करते हो। और उसका तरीका ये है कि आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उनको प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने के बाद आपके पास सॉल्यूशंस है, उन्हें समझने की कोशिश करो कि कहाँ पर आप गलती कर रहे हो। ठीक है, वो गलती अगर आपने पकड़ ली तो आप उस क्वेश्चन को इजीली ठीक कर पाएंगे। हर टाइप के कम से कम दो तीन तीन क्वेश्चन आपको जरूर कर लेने चाहिए। आपकी एक्सरसाइज कोई भी आप बुक यूज़ कर रहे हो उसमें इनफ नंबर ऑफ क्वेश्चन है इसके मैक्सिमम मिनिमम के, क्योंकि कोर मैथ्स का बहुत पुराना टॉपिक है ये। ठीक है, चाहे आपके पास एम एल अग्रवाल हो, चाहे आपके पास आर डी शर्मा हो, चाहे आपके पास हमारा क्वेश्चन बैंक हो, तो उसमें तो क्वेश्चन बहुत सारे आपको मिलेंगे। ठीक है, यानी कोई भी बुक आप यूज़ कर रहे हो उसके अंदर आपको इसके सारे क्वेश्चन मिलेंगे। पहले क्वेश्चन को पढ़ो, स्टेटमेंट को, फिर वहाँ से फंक्शन बनाने की कोशिश करो, फिर यहाँ पर देखो कि आप कहाँ पर गलती कर रहे हो। ठीक है, इसके लिए थोड़ा सा टाइम आपको ज़्यादा देना पड़ेगा, और क्योंकि ये 4 नंबर या 5 नंबर का क्वेश्चन इसमें से आ सकता है। उसके बाद फिर हम कॉस्ट रेवेन्यू प्रॉफिट फंक्शन, सिंपल टॉपिक है ये। ठीक है, कॉस्ट फंक्शन आपको वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट से मिलकर बनता है। रेवेन्यू फंक्शन पी इंटू में एक्स, इसका फार्मूला सिंपल है। फिर प्रॉफिट फंक्शन होता है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट कर दोगे प्रॉफिट फंक्शन बन जाएगा। इसके अंदर फिर आगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग या मैक्सिमम मिनिमम का कंसेप्ट भी इंक्लूड हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आप क्योंकि फंक्शन इजीली बना लोगे तो आगे मैक्सिमम मिनिमम का कंसेप्ट भी लग गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उसमें लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा आपको निकालना होता है। ठीक है, तो आपको मेरे ख्याल से इसमें सिर्फ इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, बाकी टॉपिक्स आपके इजीली हो जाएंगे। इसमें ज़्यादा टाइम आपको वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं, हम इंटीग्रल्स पर। अब इंटीग्रल्स में बेसिकली जो टेक्निक्स है, टेक्निक से आपको स्टार्ट करना है। एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड, और उसके बाद फिर पार्शियल फ्रैक्शन, बाय पार्ट्स, और प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। ये 4 चीजें आपको इसमें से करनी है। इसमें भी पार्शियल फ्रैक्शन सिंपल है, मतलब आप इजीली इसको समझ पाओगे कि ये पार्शियल फ्रैक्शन से क्वेश्चन होना है। ठीक है, उसके बाद उसकी जो 3-4 टाइप्स होती हैं, हर टाइप्स के आप 3-3 4-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, वहाँ से आप इसको कर पाओगे। बाय पार्ट्स भी इजी होता है, स्पेशली जो इसकी स्पेशल फॉर्म है उसके क्वेश्चन ज़्यादा देखने में आए हैं। उसकी स्पेशल फॉर्म बनती है उसके क्वेश्चन आप ज़्यादा प्रैक्टिस कर लो। डायरेक्टली कम क्वेश्चन है इसके। ठीक है, स्पेशल फॉर्म के क्वेश्चन करोगे तो उससे ज़्यादा चांसेस है कि वो स्पेशल फॉर्म का क्वेश्चन उसमें से आ जाए। उसके बाद आता है फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर इन दोनों से क्वेश्चन नहीं आएगा तो फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही आएगा। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर इसके अंदर थोड़ा सा वैरायटी ज़्यादा है, इसमें आपको टाइम थोड़ा सा देना पड़ेगा कि किस तरीके से आप सब्स्टिट्यूट करते हो। लेकिन इसके अंदर भी मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि अगर आपने अच्छा खासा कैलकुलस पहले कर रखा है तो आप इसके अंदर बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस पर जाओ, अदरवाइज बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस पर इसमें नहीं जाना चाहिए आपको। ठीक है, ठीक ठाक से जो सिंपल क्वेश्चंस होते हैं वो आप करो, बाकी इन दोनों मेथड्स पर ज़्यादा मेहनत कर लो, क्योंकि ज़्यादा चांसेस मुझे लगता है कि इन दोनों में से कोई एक मेथड से क्वेश्चन इसका आ सकता है। उसके बाद फिर प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, इसके क्वेश्चन अभी तक ज़्यादा देखने में नहीं आए। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम इसको स्किप कर सकते हैं क्योंकि कोई सिलेबस का पार्ट है। तो इसमें से भी आप जैसे स्पेशली कौन से जो मोड वाले क्वेश्चन हैं वो आप कर लो। ठीक है, मोड वाले क्वेश्चन, और इसमें जो प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं ना हम 0 to a वाली एफ एक्स डी एक्स, या तो ये वाली या फिर वो a to b एफ एक्स डी एक्स, ये वाली प्रॉपर्टी। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक प्रॉपर्टी का क्वेश्चन आ सकता है। इन दोनों प्रॉपर्टीज़ के क्वेश्चन अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लो। उसके बाद इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोड्यूसर सरप्लस एंड कंज्यूमर सरप्लस। प्रोड्यूसर सरप्लस और कंज्यूमर सरप्लस, इस क्वेश्चन के आने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं कि इसमें से और कुछ आए ना आए। ठीक है, इसमें से और कुछ आए ना आए, लेकिन
ये वाला क्वेश्चन जरूर आ सकता है, या तो कंज्यूमर सरप्लस निकालने को बोल सकता है या प्रोड्यूसर सरप्लस निकालने को बोल सकता है, या एक ही क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन दे देगा कि आपसे कंज्यूमर या प्रोड्यूसर सरप्लस आप इसमें से एक चीज़ निकालो। तो इसको तो सभी को जरूर कर लेना है इंटीग्रल्स में से। ठीक है, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी इसमें मेहनत कर सकते हो। उसमें से भी आपको बाय पार्ट्स वाले क्वेश्चंस और प्रॉपर्टीज पार्शियल फ्रैक्शन वाले, ये 3 टॉपिक तो आपको ज़रूर इसमें से कर लेने चाहिए। ठीक है, ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि इनमें से ही आपका कोई क्वेश्चन बन सकता है, और सब्सटीट्यूशन मेथड में से ज़्यादा ट्रिकी नहीं, ठीक है, सिंपल क्वेश्चंस आप ज़रूर कर लें। उसके बाद इसमें एक टॉपिक और होता है, एरिया ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, एरिया अंडर कर्व कहते हैं हम इसे। ये हालांकि सिलेबस का पार्ट ये नहीं है, ठीक है, लेकिन पिछले साल इसमें से क्वेश्चन दे दिया गया था। तो इसके सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, उसको मैंने आपको जो आर डी शर्मा की जो प्लेलिस्ट है उसमें मैंने आपको ये वाले क्वेश्चंस कराए हुए हैं। आप उस प्लेलिस्ट में जितने भी मैंने 5-6 क्वेश्चन जितने भी कराए हैं, आप उतने क्वेश्चन कर लोगे तो भी अगर इसका कोई क्वेश्चन आ गया आप इसको डेफिनेटली कर लोगे। मुश्किल से मुश्किल उस वीडियो को देखने के बाद आपको इसमें 30 मिनट देने पड़ेंगे बस, और जितने क्वेश्चन मैंने उसमें कराए उसमें से ही प्रैक्टिस कर लेना, उसी में से कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाएगा अगर आया तो। ठीक है, वैसे ये सिलेबस का पार्ट नहीं है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में एक क्वेश्चन बनता है ऑर्डर एंड डिग्री का, आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन एमसीक्यू में ही आएगा, छोटा ही क्वेश्चन है बिल्कुल, और ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है। उसके बाद एक जो सेकंड एक्सरसाइज आती है इसमें, जिसमें आपको जनरल सॉल्यूशन दे रखा होता है, आपको वेरीफाई करना होता है। ठीक है, वेरीफाई द सॉल्यूशन। और तीसरा टॉपिक है इसमें, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी होती है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। और चौथा टॉपिक है इसमें जिसमें आपको डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी होती है, कौन सा मेथड है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। और इसके अलावा ग्रोथ एंड डीके मॉडल। इसमें जो सबसे ज़्यादा आपको परेशान करता है वो करता है ग्रोथ एंड डीके मॉडल। ठीक है, इसमें आपको टाइम लगेगा जो भी लगना है, लेकिन इसका क्वेश्चन अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं 2022 के पेपर में ही इसका क्वेश्चन आया है, उसके बाद इसका क्वेश्चन नहीं आया है। तो चांसेस इसके कम है कि इसमें से कोई क्वेश्चन आए, क्योंकि कैलकुलस काफ़ी वास्ट टॉपिक है, और लेकिन मार्क्स आपको सिर्फ 15 दे रखे हैं, तो किस क्वेश्चन को कहाँ एडजस्ट करें तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसमें से चांसेस मुझे कम लग रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये ग्रोथ एंड डी के मॉडल आएगा तो ये 5 नंबर में ही आएगा, क्योंकि ये छोटा क्वेश्चन होता नहीं है, बड़ा क्वेश्चन होता है, या केस स्टडी बन के आ सकता है या 5 में आ सकता है, छोटे नंबर में आने का इसके चांस नहीं है। तो इसमें अगर आप कर सकते हैं तो डेफिनेटली करें, लेकिन अगर इसको अगर बाकी चीज़ें अब आपकी अच्छे से हो गई हैं तो करें, अदरवाइज आप ऑर्डर डिग्री वाले में तो आपको कुछ करना नहीं ज़्यादा, आधे घंटे के अंदर ये टॉपिक आप निपटा दोगे। ये दोनों टॉपिक सेम से ही हैं, बस फ़र्क क्या होता है कि इस वाले में आपको सॉल्यूशन साइड में दिया हुआ होता है, आपको वेरीफाई करना होता है। ठीक है, कि आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपने बनाई है, सॉल्यूशन आपको दे रखा होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन आपको चेक करनी होती है इसकी बनेगी या नहीं बनेगी। इसमें आपको फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब बनानी पड़ती है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी इसमें भी है, बनानी इसमें भी है, दोनों में डेरिवेटिव्स का यूज होता है। एक्सरसाइज दोनों की अलग अलग दे रखी है, डिफरेंस बस इतना ही है कि इसमें सॉल्यूशन आपको साथ में दिया होता है, वही आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, इसमें सॉल्यूशन आपको निकालना होता है। इसके लिए आपको इक्वेशंस पता होनी चाहिए, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ एलिप्स। तो आप कैलकुलस की कोई भी मेरी प्लेलिस्ट उठाओगे उसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, चाहे वो आर डी शर्मा वाली लो चाहे एम एल अग्रवाल वाली लो, सारी आपको ये जो चीज़ें हैं मैंने आपको समझा रखी हैं, उसमें अंदर क्या क्या इक्वेशंस होती हैं, आपको आती हैं तो वेल एंड गुड, नहीं आती हैं तो आप उस वीडियो से जाकर देख सकते हो कि आपको क्या क्या चीज़ें याद करने की ज़रूरत है। तो ये टॉपिक आपका ईजी है, हो जाएगा आराम से। इसके अंदर आपको डेरिवेटिव्स करना होता है। उसके बाद आते हैं हम इसके सॉल्यूशन पर। एक मेथड है वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल में क्या होता है कि भाई एक्स वाले को आपको dx के साथ ले जाना होता है, वाई वाले को dy के साथ ले जाना होता है। ये करने के बाद आपको इंटीग्रेशन करना होता है। तो अगर आपका इंटीग्रेशन अच्छा हो गया तो फिर इस क्वेश्चन को करने में भी दिक्कत नहीं है। मतलब इन दोनों एक्सरसाइज के लिए आपको डेरिवेटिव चाहिए, ये आपका अच्छा होना चाहिए, और इस एक्सरसाइज के लिए आपको इंटीग्रेशन चाहिए, वो आपका अच्छा होना चाहिए।
तो इसमें आपको ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं अगर आपने डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन अच्छे से कर लिया है। तो ये दोनों जो टॉपिक्स हैं, अगर आप 1 घंटा इसको दे दोगे, 1 घंटा इसको दे दोगे, इनफ है। क्योंकि करना क्या है, अंदर स्टार्टिंग के स्टेप के बाद आपको इसमें डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन नहीं करना है। ठीक है, तो और इसके अलावा एक टॉपिक और आपको बुक्स में दे रखा है लेकिन वो सिलेबस का पार्ट नहीं है। ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर आपका बाकी सब कुछ हो गया हो तो इसको भी एक नज़र मार लेना, नहीं तो बेशक छोड़ देना। इसके अंदर से सिर्फ आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाले क्वेश्चन कर लेने हैं, क्योंकि वो सैम्पल पेपर में दे रखे थे सीबीएसई के। अभी कई चीज़ें सीबीएसई ऐसी दे देती है जो आउट ऑफ सिलेबस है, खाम का कंफ्यूज करने के लिए। तो अगर आपको बाकी चीज़ें आपकी अच्छे से हो गई हैं तो इसको कर लेना, नहीं हुई है तो भैया सिलेबस में है तो नहीं। ठीक है, तो अगर बाई चांस आ भी गया तो होपफुली हम ये उम्मीद करेंगे कि सीबीएसई इसके मार्क्स देगी। तो आपको टाइम मिलता है तो कर लीजिए, नहीं टाइम मिलता है तो छोड़ दीजिए। तो इस तरह से आप कैलकुलस की अप्रोच यूज़ कर सकते हो। और अगर मैं डेज़ की बात करूँ, आपको कितने दिन इसमें लगने चाहिए। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन को आप पूरा 1 दिन दो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, पूरा 1 दिन दो, क्योंकि ये आपका सबसे स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक, उसके बाद रेट ऑफ चेंज टेंजेंट नॉर्मल में पूरा 1 दिन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप मुश्किल से 1-1 घंटा दोनों को दे दोगे, 2 घंटे आप इसको दो और उसी दिन में आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी फिनिश कर सकते हो। मतलब इन तीनों टॉपिक को आप 1 दिन में ख़त्म कर सकते हो। ठीक है, और अगले जो दोनों टॉपिक हैं इसको आप 1 दिन में कर सकते हो। जब इंटीग्रेशन पर आते हैं, जो ये टेक्निक्स है सारी, ठीक है, ये जो टेक्निक्स है तीनों, ये आप 1 दिन के अंदर ख़त्म करो। ठीक है, और प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल और प्रोड्यूसर सरप्लस 1 दिन आप इसमें लगा लो। 1 दिन का मतलब ये नहीं कि आपको पूरा दिन लगेगा। ठीक है, जो आप बाकी का पार्ट कर रहे हो, जो नॉन कैलकुलस पार्ट है, वो भी आप चलाते रहेंगे साथ साथ। ये नहीं कि आप इसी को पकड़ के बैठे रहेंगे। 1 दिन का मतलब है कि मैं ये दिन में मान के चल रहा हूँ कि आप 5 से 6 घंटे अगर कैलकुलस को दे रहे हैं तो वो 1 दिन मैं काउंट कर रहा हूँ। उससे ज़्यादा आप पढ़ रहे हैं तो उससे ज़्यादा वाले पार्ट में आप बाकी चीज़ें भी करते रहो। ऐसा मत करना कि कैलकुलस को पकड़ के बैठे रहो और बाकी चीज़ों को साइड में कर दो, ऐसा भी नहीं करना है। ठीक है, बाकी चीज़ें भी, जो भी आपके टॉपिक्स हो गए हैं जिनको आप रिवाइज कर रहे हो, साथ साथ उनको करते रहो। एक टाइम बना लो आप कि भाई आपको सुबह के टाइम कैलकुलस कर लेना है या आपको शाम के टाइम कैलकुलस करना है। ठीक है, दिन में आपको करना है, जैसे भी आप शेड्यूल बनाते हो। ठीक है, 2 पार्ट में या 3 पार्ट में, उसमें एक पार्ट आप कैलकुलस को दो और बाकी के जो भी पार्ट है आपके, उसमें जो नॉन कैलकुलस आप कर रहे हो उसको साथ साथ करते रहो, उसको छोड़ना नहीं है। ठीक है, इसमें सारे दिन वेस्ट नहीं करने हमें। उसके बाद फिर डिफरेंशियल इक्वेशन में आप एक ही दिन के अंदर ये सारा पोर्शन कर सकते हो। और 1 दिन आप ग्रोथ एंड डीके मॉडल को दे दो। तो इस तरीके से आप कैलकुलस साथ साथ करते रहेंगे बाकी सिलेबस के साथ। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, 1 दिन का मतलब मैं 4 से 5 घंटे मान के चल रहा हूँ। तो बाकी के आपके पास जो भी स्टडी आवर्स हैं, उसमें जो बाकी पोर्शन आपका है नॉन कैलकुलस का, उसको साथ साथ प्रैक्टिस करते रहें, उसको बिल्कुल छोड़ना नहीं। तो इस तरह से आप कैलकुलस की प्रिपरेशन करो तो डेफिनेटली आप कैलकुलस के अंदर अच्छे जो 15 मार्क्स हैं, 15 मार्क्स भी ला सकते हो। आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड है। नहीं तो जो जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं, अगर आप सिंपल वो टॉपिक भी कर गए, कौन कौन से टॉपिक हमने डिस्कस करे। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन तो खैर करना ही है, इसमें तो कोई एक्सक्लूजन है नहीं, ये तो करना ही करना है। इसमें से मान लो मैं सिर्फ आपको ये कहता हूँ कि आपने बस इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कर लिया और आपने मान लो ये वाला क्वेश्चन भी चलो आपसे नहीं हो पा रहा ज़्यादा, आपने ये प्रॉफिट फंक्शन वाला भी कर लिया, एक ये और एक ये। उसके बाद इंटीग्रेशन में ये टेक्निक्स होगी। ठीक है, और ये प्रोड्यूसर सरप्लस कंज्यूमर सरप्लस कर लिया, और डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ये वाला ऊपर वाला पोर्शन है ये कर लिया। तो भी आपके 15 में से मेरे ख्याल 8 से 10 मार्क्स के बीच में आ सकते हैं। ठीक है, तो जितना ज़्यादा मेहनत करोगे उतना ज़्यादा इसमें से आप मार्क्स ले सकते हो। और कैलकुलस के अंदर प्रॉब्लम यही है कि आपको यहाँ पर कंटेंट ज़्यादा है, मार्क्स कम है। तो आपको जितने मैक्सिमम मार्क्स लेने हैं, आपकी अपनी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप इसके वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कितने प्रैक्टिस कर पाते हो। ठीक है, तो आगे वीडियो में मिलते रहेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स ऑल ऑफ यू।